नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, हमारा ये जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आते हैं विषय पर कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे धीरे वो स्थान लेती जा रही है। अब वो है हमारे दिन में जो हम व्यवहार करते हैं। तो कई बार हम घर बैठे भी कोई सामान मंगा लेते हैं, उसकी पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन, तो यूपीआई से करते हैं। परंतु पिछले 15 दिनों में ऐसा देखने में आया है कि ये 3 बार क्रैश कर चुका है। क्या ये सिस्टम जो है वो खतरे में है? उसका कारण है क्योंकि रोजाना करीब 80,000 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो इसके द्वारा किया जाता है और दुनिया में हमारी धाक है। तो शक पड़ता है कई बार, क्या हमारा पैसा जो है कहीं अटक तो नहीं जाएगा। भारत में प्रत्येक 1 घंटे में 2.5 करोड़ से ज़्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। ये इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोग अपने पर्स में पैसे रखना ही भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि जब भी पेमेंट करनी होगी फ़ोन निकाला, चाहे वो जीपे से कर दिया, चाहे फ़ोन पे से कर दिया, चाहे पेटीएम से कर दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु 12 अप्रैल को ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया, ऐप से पेमेंट फेल होने लगा। अब हमारे यहाँ तो कोई समोसा खाकर भी पेमेंट करता है 6 रुपये की, 10 रुपये की, 15 रुपये की, तो वो तो पेटीएम से कर देता है। और जैसे सलून में कोई कटिंग कराने गया, कोई सब्जी खरीदने गया और पैसा ट्रांसफ़र ना होने की वजह से घंटों उसको बैठना पड़ा, तो ऐसा 15 दिनों में 3 बार हो चुका। जो छोटे छोटे हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम होते हैं वो अटकने शुरू हुए, इसलिए इस पर ध्यान गया। अब बार बार यूपीआई क्यों क्रैश हो रहा है? और चिंता इस बात की होती है कि आगे भी ऐसा होगा या आगे ये ठीक चलेगा, करेक्शन कर ली जाएगी। अगर आगे ऐसा होता है, पेमेंट अटक जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब इसमें भारत में डिजिटल पेमेंट को जो आसान बना दिया गया है, यूपीआई की शुरुआत जो है अप्रैल 2016 में हुई थी, महज 9 सालों में ही ये हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन गया। देश में करीब रोज़ 60,000 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए, करीब 80,000 करोड़, और आमतौर पर ये सर्विस बिना किसी रुकावट के चलती है। 15 दिनों में 3 बार अटक गई, यूपीआई की सर्विस डाउन हो गई, यूज़र्स को पैसे के लेन देन में देरी हुई या पेमेंट फेल हो गया। 26 मार्च को भी ऐसा हुआ था, 3 घंटे के लिए। अब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे ऐप जो है अमाउंट ट्रांसफ़र करने में दिक्कत हुई। इस दौरान 10 से ज़्यादा बैंकों के यूपीआई और नेटवर्क सर्विसेज पर भी असर पड़ा। आउटरीच ट्रैकिंग साइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार इस दौरान 3,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। 2 अप्रैल 2025 को, वित्त वर्ष जो 2025 की क्लोजिंग के चलते, उस दिन में देश के कई बैंकों की यूपीआई मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज में समस्या आई थी, क्योंकि 1 अप्रैल को और 31 मार्च को ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई, मतलब बैंक बंद थे। तो इस दौरान करीब 5,000 यूज़र्स ने केवल एसबीआई की सर्विस डाउन होने की रिपोर्ट दर्ज की। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने कहा कि बैंकों की सक्सेस रेट में उतार चढ़ाव के कारण यूपीआई ट्रांजैक्शन में रुकावट आई है। 12 अप्रैल को 11:30 बजे से 3-4 घंटे यूपीआई सर्विस डाउन रही। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक समस्या फेस कर रहे थे करीब 81% लोगों को पेमेंट करने में, 17% लोगों को फंड ट्रांसफ़र करने थे, लगभग 2% व्यक्तियों को खरीदारी करनी थी। तो दिक्कत आई। यूपीआई ऐप्स पर 1168 शिकायतों से ज़्यादा सामना करना पड़ा।
अब ये बार बार डाउन हो रहा है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? आप मोबाइल के जरिए अपने बैंक से किसी और के बैंक में तुरंत पैसा भेज सकते हैं, ये तो सभी को मालूम है। ऑपरेशन मैनेजर जो होते हैं बैंकों में, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने को रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन से मिलकर बनाया इसको। और जो 12 तारीख का वाक़या है, तकनीकी समस्या की वजह से हुआ, और इससे पहले 2 अप्रैल को हुआ, और बैंकों से ट्रांजैक्शन की सफलता दर उतार चढ़ाव के कारण यूपीआई सर्विस आंशिक रूप से डाउन चल रही है। हालांकि पिछले दिनों बार बार यूपीआई सर्विस क्रैश होने के पीछे कई अन्य वजहें भी हो सकती हैं और भी कई कारण हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार गेमिंग ऐप्स जो हैं, जो कि ताश के या और कई चीज़ों के, ये मैं इसको एक किस्म से जुआ ही समझता हूँ। ये जुआ है, ये ऑफिशियल जुआ है। यूपीआई से के ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गए क्योंकि लोग खाली हैं, नौकरियां नहीं हैं, तो वो यही काम कर रहे हैं। और सर्वर पर लोड बढ़ने से सर्वर डाउन हो गया। अब एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2025 में अमूमन रोजाना 52 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन मार्च में ये बढ़कर 60,000 करोड़ हो गए। अब आप देखें, फरवरी में करीब 1610 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जबकि मार्च में 1830। अब 8 अप्रैल की जो घोषणा है उसमें इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए क्यूआर कोड के इस्तेमाल को सीमित कर दिया गया है। अब ऐसे में हो सकता है कि बैक एंड पर कुछ काम चल रहा हो, सर्वर व्यवस्था हो, इसके चलते घरेलू ट्रांजैक्शन प्रभावित हुए हों। अब इस मामले में जो समस्या है वो सर्वर से जुड़ी होती है। एसबीआई, एचडीएफसी और अन्य बैंक जो है रख रखाव करते हैं। तकनीकी खराबी की बात की गई है। अब वो तकनीकी खराबी को ख़राब करने में जुटे हुए थे। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि सभी बैंकों के ऐप तो अलग अलग होते हैं, परंतु एनपीसीआई और यूपीआई से में लॉन्च किए गए सभी चीज़ें, एनपीसीआई का नेटवर्क सभी बैंकों के बीच में पेमेंट के लिए काम करता है। तो ट्रांजैक्शन फीस हट गई है और एक बैंक से दूसरे बैंक को पेमेंट करना आसान हो गया है। इसका एक नुकसान भी हुआ, आप किसी भी बैंक के यूज़र्स हो, कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हो, ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई का ही नेटवर्क इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे में इस नेटवर्क में कोई दिक्कत आती है तो, या ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो यूपीआई सर्वर प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आरबीआई एनपीसीआई यूपीआई की क्षमता बढ़ाने और भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए नए फीचर्स जैसे यूपीआई लाइट और इंटरनेशनल पेमेंट पर काम करना पड़ेगा। जब तक ये सुधार लागू नहीं होते तब तक इस तरह की तकनीकी समस्याएं आती रहेंगी। भविष्य में सर्वर डाउन हो सकता है। अब इसमें हम ट्रांजैक्शन देखें, अक्टूबर 2024 में 1658 करोड़, नवंबर 24 में 1548 करोड़, दिसंबर में 1673, जनवरी 25 में करीब 1700 करोड़, फरवरी में 1610 करोड़ और मार्च 2025 में 1830 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई। अब सर्वर डाउन चल रहा है तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग बताने लगता है, वो इससे घबराहट शुरू हो जाती है। पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, आपके खाते में आया या नहीं आया। आमतौर पर ये कुछ ही मिनटों में आ जाता है, क्लियर हो जाता है, परंतु इसमें 72 घंटे से ज़्यादा लग रहे थे। तो ऐसे में पैसा बीच में कहीं कहाँ अटक गया कि पेमेंट करने वाले को और जिसको पेमेंट चाहिए, जिसके अकाउंट में जानी है, उसको भी मेंटल टेंशन हो जाती है। ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखाता है, आपने पेमेंट कर दिया, वहाँ पहुँचा नहीं, तो ये यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है आपके दोहरे पैसे भी लग जाएं। इससे बचने के लिए आपको पेमेंट ट्रांसफ़र होने का इंतज़ार करना चाहिए। और कैश जो देना है उसका सिस्टम अलग है, रिसीवर की कॉन्टैक्ट डिटेल ले लें। ये कैश पेमेंट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, उससे मैं इत्तेफाक रखता नहीं हूँ। बार बार जो सर्वर डाउन हो जाता है
इसमें पेमेंट सिक्योर होती है, परंतु ऐसे ऐप जी पे, फ़ोन पे लॉक या फिंगरप्रिंट द्वारा होता है। हर ट्रांजैक्शन से पहले आपको अपना यूपीआई पिन डालना होता है, और बैंक और एनपीसीआई के सर्वर बहुत सिक्योर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बिना ट्रांजैक्शन पिन डाले ये मत करें आप, तो आपके पैसे डेबिट नहीं होंगे। सर्विस डाउन होने के कारण अगर पेमेंट के दौरान अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो भी आपके पैसे सुरक्षित होते हैं। ये काम कैसे करता है? किसी बैंक के अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं तो आपको उनका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड का पता होना चाहिए। अब सिर्फ फ़ोन नंबर या यूपीआई आईडी से या सिर्फ QR कोड से पेमेंट हो जाता है, परंतु एनपीसीआई के माध्यम से भी हो जाता है। अब लिंक का पता होना चाहिए, एक बैंक से दूसरे बैंक रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो पाता है। इसका उदाहरण समझ सकते हैं। अब आप देखें कि एक उदाहरण उन्होंने दिया है, मैं उसको उनकी बात नहीं करना चाहूँगा। आमतौर पर ये सब कुछ जो है 2-3 मिनटों के अंदर ही हो जाता है। सब कुछ सही होने पर ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज आ जाता है, और इस तरह की बिना किसी चार्ज के पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है। यूपीआई का पेमेंट का प्रोसेस है, सेंडर का बैंक का नाम चाहिए आपको, सेंडर का यूपीआई ऐप का नंबर वगैरह जो होता है वो चाहिए, एनपीसीआई नेटवर्क होना चाहिए, रिसीवर का यूपीआई ऐप होना चाहिए, रिसीवर का बैंक का नाम पता होना चाहिए। अगर पेमेंट QR कोड के माध्यम से है तो कोड में रिसीवर के बैंक अकाउंट की डिटेल होती है। एनपीसीआई उसके बैंक के बारे में उसको पता चल जाता है, और ये पूरा सिस्टम जो है दुनिया में अपनी धमक जमा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश ख़त्म होके यूपीआई द्वारा होने लगे हैं या पेटीएम द्वारा होने लगे हैं। अब अगर हम आगे देखें तो जनवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत आए थे। इस दौरान अपनी एक स्पीच में उन्होंने कहा था, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पी गई चाय कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इसका मैंने पेमेंट जो है यूपीआई से किया था। यह बहुत बड़ी बात है। मैक्रो के अलावा विदेशी लीडर से लेकर पर्यटक तक सभी भारतीय यूपीआई से प्रभावित हैं। इससे पेमेंट जल्दी, आसानी से और सुरक्षित तरीके से हो जाता है। हर समय अपने साथ कैश या कार्ड रखने की जरूरत नहीं होती है। मोबाइल के एक क्लिक कर बड़े से बड़ा पेमेंट हो जाता है। ये खासियत जो है दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इससे पहले भूटान ने इसे अपनाया था। यूएई, कतर, फ्रांस ने भी यूपीआई से प्रभावित होकर अपने देश में लॉन्च किया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन आशीष चौहान ने भी कहा है कि जापान, ब्रिटेन सहित कई देशों ने यूपीआई को अपनाने की मंशा जाहिर की है। इसलिए यूपीआई जो है ये ग्लोबल बनता जा रहा है। भारत में, यूएई में, श्रीलंका में, भूटान में, फ्रांस में, नेपाल में, सिंगापुर में, त्रिनाद में, टोबैको, मॉरिशस में इसके एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। रूस डिस्कशन फेज़ में है। इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका जो है वो इसके डिस्कशन के फेज़ में अभी काम कर रहे हैं। तो हमने जो चिंता जाहिर की है वो सभी लोगों की है, जितने भारतवासी हैं उनकी है, जो अपना फ़ोन रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, एंड्रॉयड रखते हैं और यूपीआई से दिन भर में पेमेंट करते हैं। जो एमएनसी के बच्चे हैं वो तो छोटी छोटी पेमेंट 100, 50, 60 रुपये भी करते हैं। तो ये एपिसोड उनको समर्पित है। वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद देखी हैं। और आजकल के बच्चे 15 साल की उम्र में ही ये सब कुछ कर लेते हैं। तो इसी की चिंता में हमने ये एपिसोड बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक प्रार्थना अंत में कि आप हमारा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे। और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें सुझाव और हमारी गलतियों की ओर भी आप इशारा कर सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।